डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के इस कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह कार्यक्रम हम आज त्र्यंबकेश्वर नासिक से करने जा रहे हैं। त्र्यंबकेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। नासिक त्र्यंबकेश्वर आ चुकी है और यहाँ हम आज यहाँ के अरेंजमेंट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। यहाँ क्या डेवलपमेंट्स होंगी, किस तरीके का अरेंजमेंट होगा, कैसे महाकुंभ किया जाएगा। तो यहाँ के हमारे कलेक्टर साहब, जो नासिक डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर साहब भी है और मजिस्ट्रेट भी है, ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ दीपेंद्र सिंह कुशवाहा जी का, और मैं सबसे पहले कुशवाहा जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सर, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। तो आप इस बार महाकुंभ आपके नेतृत्व में होगा और महाकुंभ एक बहुत बड़ा चैलेंज है हर मजिस्ट्रेट के लिए, हर कमिश्नर के लिए। तो आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बहुत जानकारी दीजिए किस तरीके से महाकुंभ की व्यवस्था आपने नासिक में और यहाँ पर की है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हर 12 साल में कुंभ मेला भारत में 4 जगहों पर लगता है। इस शाही स्नान के लिए और इस कुंभ मेला में लगभग जो शाही स्नान के दिनों में प्रति स्नान 1 करोड़ से 1.25 करोड़ लोग आने वाले हैं। तो उन सभी आने वाले भाविकों के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था हम यहाँ मुहैया करा सकें, इसके लिए रोड से लेके बाकी सभी सुविधाएं, रोड, पानी, बिजली, टॉयलेट्स, शहर की स्वच्छता, उनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, इस सभी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हमने काम शुरू किया है। लगभग 1 करोड़ लोगों के हिसाब से, मतलब 1 करोड़ लोग हर बार इस शहर में आएंगे, 1 से 1.25 करोड़ लोग, उसको ध्यान में रखते हुए हमने कुंभ की तैयारियां शुरू की हैं। सर, यहाँ पर अभी जैसे हमने देखा इलाहाबाद में तो काफ़ी बड़ा स्प्रेड था, वहाँ पर जोशी और अरेल और खुद इलाहाबाद में बहुत बड़ा एक स्प्रेड है और काफ़ी एरिया तक उन्होंने बनाया था। और यहाँ पर जैसे भी हमने देखा त्र्यंबकेश्वर तो काफ़ी छोटी सी जगह है और नासिक तो चलिए बहुत बड़ी जगह है। तो जो अखाड़े हैं, 13 अखाड़ों को किस तरीके से, जैसे सन्यासी किस साइड में रहेंगे और वैष्णव अखाड़े किस साइड में रहेंगे? जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि बाकी जो 4 जगह हैं जी, उसमें लगभग 4000 से 5000 हेक्टेयर जगह वहाँ मेला के लिए उपलब्ध है। और सभी जगहों का मेला जो होता है वो शहर के बाहर नदी के किनारे होता है। नासिक की परिस्थिति थोड़ी सी अलग है। नासिक का जो मेला है वो शहर के बीचों बीच में, जैसे कि नासिक में अगर हम देखें तो रामकुंड में स्नान शाही होता है, और त्र्यंबकेश्वर में अगर हम देखें तो शहरों के बीचों बीच में कुशावर्त करके कुंड है, वहाँ पे स्नान होता है। तो यहाँ जो व्यवस्था है ये क्यों है 2 जगह पे, इसके पीछे ऐसा है कि 1790 में जब यहाँ कुछ चक्रतीर्थ करके जगह पे जो कुंभ भरा जाता था, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होने के बाद लगभग 12,000 लोगों की डेथ हुई। तो उसके बाद उस समय के तत्कालीन राजा और पेशवा ने ये आदेश पारित किया कि ये 2 जगहों का कुंभ है, चक्रतीर्थ से हटा के नासिक में और त्र्यंबकेश्वर में उनके स्नान की व्यवस्था की जाए। और उनके आदेश के हिसाब से जो 6 अखाड़े हैं वो त्र्यंबकेश्वर में स्नान करते हैं, उनकी संख्या 10 है, और वैष्णव को मानने वाले जो 3 अखाड़े हैं वो उनके अनुयायी नासिक में स्नान करते हैं, उसमें वही रहेंगे। तो लोग जो आम पब्लिक जो श्रद्धालु है वो दोनों जगह आ सकता है कि सिर्फ उनको? नहीं, उनके लिए ऐसा कोई बंधन नहीं है। आने वाले व्यक्ति नासिक में भी स्नान कर सकते हैं, त्र्यंबक में भी कर सकते हैं, या किसी एक जगह उनकी इच्छा के हिसाब से कर सकते हैं। उनके लिए ऐसा कोई बंधन नहीं है। तो वहाँ से सर, जैसे नासिक से त्र्यंबकेश्वर आना हो तो ट्रांसपोर्टेशन का गवर्नमेंट की तरफ से रहेगा कि प्राइवेट व्हीकल्स चलेंगे इस रोड? इस पूरे कुंभ में हमने लोगों की भीड़ और मतलब लोगों की संख्या को ध्यान में रखते हुए एक अलग तरह की व्यवस्था हमने बनाई है कि हर, जैसे इस शहर को आने वाले लगभग 6 मुख्य रास्ते हैं। उसमें एक रास्ता बॉम्बे से आता है, पूना से आता है, औरंगाबाद से आता है, धुले से या इंदौर से आता है, इसी तरह सूरत से आता है। ऐसे जो आने वाले मुख्य रास्ते हैं उन सभी मुख्य रास्तों पे हमने बाहर पार्किंग्स बनाए हैं। अच्छा, शहर के बाहर ही पार्किंग बनाए हैं, और सभी वाहन उस समय शाही स्नान के समय वहाँ रोक दिए जाएंगे। आउटर पार्किंग से हमारी शटल सर्विसेज हमने वहाँ रखी है। लगभग 3000 से ज़्यादा बसेस हम डिप्लॉय कर रहे हैं, और 3000 से बसों के द्वारा हम इन सभी लोगों को इन सभी रूट्स पे इंटरनल पार्किंग्स बनाए हैं, तो वहाँ इन लोगों को बसेस के द्वारा लाया जाएगा। तो ऐसी व्यवस्था नासिक और त्र्यंबकेश्वर दोनों के लिए की गई। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा सर कि इसमें कुछ सेवा शुल्क लगेगा? जो मिनिमम शुल्क रहेगा वो रहेगा, तो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हाँ, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट 5-10 रुपये से, आई डोंट नो, तो जो भी रहेगा वो उनके डिपार्टमेंट का जो शुल्क होगा निर्धारित वो रहेगा। वो त्र्यंबकेश्वर तक भी वही बसें आएंगी? त्र्यंबकेश्वर के लिए और नासिक के लिए एक समान व्यवस्थाएं की गई हैं। इंटरनल पार्किंग के बाद घाट तक के एरिया हमने नो व्हीकल जोन डिक्लेयर किया है। वहाँ सिर्फ इन केस ऑफ इमरजेंसी
एडमिनिस्ट्रेटिव रूट पे जो अत्यंत आवश्यक सेवाएं हैं, पहली उसमें है एम्बुलेंसेस की, फायर ब्रिगेड्स की और पानी के टैंकर की, या ऐसे कुछ अत्यावश्यक सेवाएं उनके ही वाहन चलेंगे, बाकी सभी वाहनों को कोर एरिया में बंदी। ये जो शाही स्नान के दिन होगा कि बाकी दिन? ये शाही स्नान के समय की व्यवस्था है और बाकी के जनरल की व्यवस्था अलग है। जैसे त्र्यंबकेश्वर में बाहरी पार्किंग होगी, वहाँ से लोगों को पैदल चलना पड़ेगा। त्र्यंबकेश्वर में 3 तरफ पार्किंग है और लगभग 5 आउटर पार्किंग है और 3 इंटरनल। वो कितने किलोमीटर दूर होगा त्र्यंबकेश्वर सिटी से? तो लगभग वो 10 से 12 किलोमीटर दूर रहेंगे सभी पार्किंग, लेकिन बसें चलेंगी, वहाँ से बसेस चलेंगी और इंटरनल पार्किंग 3 किलोमीटर के दरमियान रहेंगे। सर, जो मेडिकल फैसिलिटीज तो बहुत बड़ा एक चैलेंज रहता है महाकुंभ में। हाँ। और उन दिनों में बरसात का भी मौसम होगा, बरसात भी होगी तो थोड़ा बहुत तो जैसा मैं बता, हॉस्पिटल्स भी होंगे, मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स रहेंगे हमारे। जैसा मैं बताना भूल गया कि बाकी जगहों के कुंभ मेला का आयोजन या तो सर्दियों में या गर्मियों के सीजन में होता है। हमारे यहाँ का जो है कुंभ मेला का आयोजन बारिश के समय में होता है। तो हमारे सामने 2 मेजर चैलेंजेस होते हैं। एक तो आरोग्य व्यवस्था, मतलब स्वास्थ्य की व्यवस्था लगाना, तो लगभग 300 से ज़्यादा हम एम्बुलेंसेस डिप्लॉय कर रहे हैं। अच्छा। साथ ही साथ 100 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स भी उसमें काम करने वाले हैं और लगभग 2 से 3 हज़ार लोगों का मेडिकल का स्टाफ इस सब व्यवस्था के लिए लगाया जाएगा। और कुछ नए हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, कुछ हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी बढ़ाई गई है। ये सभी एम्बुलेंसेस के आसपास कौन से हॉस्पिटल्स हैं ये सब आइडेंटिफाई किया, उनको जाने का रास्ता कौन सा है, कितना टाइम लगेगा, इतना तक की व्यवस्था। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है यहाँ पर अपने? हाँ, 100 बेडेड हॉस्पिटल्स यहाँ त्र्यंबक में हैं। और नासिक में भी 200 बेडेड 2 हॉस्पिटल्स हैं, 100 बेडेड 1 हॉस्पिटल है। और सब मिला के अगर हम देखें तो 10,000 बेड की हमारी पूरी व्यवस्था कुंभ के दौरान हमने तैयार रखी है। जो ये सर, ये जो मेडिकल सेंटर्स रहेंगे तो यहाँ पर आप किस तरीके की डिजीजेस को टैकल करने के लिए रहेगा? जैसे हार्ट की रहेगी या कुछ और इस तरह की जो क्रिटिकल डिजीजेस रहती है उसमें को शिफ्ट करना पड़ेगा कि वहाँ भी कुछ प्राइमरी ट्रीटमेंट कर सकते हैं सर? इसमें अलग अलग हमने लेयर्स तैयार किए हैं। अच्छा। कि किसी को अगर इमीडिएटली हेल्प चाहिए तो वहाँ प्राइमरी हेल्प के लिए छोटे मोबाइल मेडिकल यूनिट्स बनाए गए। इसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे मेडिकल सपोर्ट सिस्टम है, पूरा वैन एकदम से अत्याधुनिक जो वैन है, मोबाइल या एम्बुलेंसेस हैं, उसमें सभी प्रकार की फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं। साथ ही साथ अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी तो वहाँ उस एम्बुलेंसेस के लिए सभी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स लिंक किए गए हैं कि किसी भी बीमारी के लिए वहाँ उस हॉस्पिटल में आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो किसी भी इन केस में 15 मिनट से ज़्यादा का डिस्टेंस टाइम हमने नहीं लिया है। साथ ही साथ सभी हॉस्पिटल्स का, सभी एम्बुलेंसेस का, सभी मोबाइल मेडिकल यूनिट्स का, स्टाफ का, इनका GIS मैपिंग कर रहे हैं हम, GPS ट्रैकिंग कर रहे हैं। पूरा उसी से कनेक्टिविटी होगा। अच्छा सर, कम्युनिकेशन भी एक बहुत बड़ा इशू रहता है महाकुंभ में, क्योंकि टावर के जब जितने मोबाइल कम्युनिकेशन होगा उतना ट्रैफिक बढ़ता है टावर्स पर और वो पूरा फ्रीज हो जाता है। तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ में आपकी कोई बात हुई होगी या किस तरीके से? अभी तक हमारी टेलीफोन ऑपरेटर्स है, वॉइस है, अभी तक इस संदर्भ में टेलीफोन कंपनीज के ऑपरेटर्स जो हैं, टेलीफोन ऑपरेटर्स, उनसे लगभग 4 से 5 बैठकें हमारी हो चुकी हैं। और हर बैठक में हमने इसी बात पे स्ट्रेस किया है कि इतने सारी संख्या में लोग आने वाले हैं तो उस हिसाब से हमारी क्षमता को भी बढ़ाया जाना चाहिए। तो अभी तक जो हमें कमिटमेंट मिला है उसमें 210 नए टावर की क्षमता बढ़ाने का कमिटमेंट इन कंपनीज ने दिया है। और अभी आप देखे होंगे कि त्र्यंबकेश्वर में कुछ मोबाइल टावर्स भी आपको रास्ते में देखने को मिले होंगे, तो उसका काम शुरू हो गया है और हमें उम्मीद है कि ये 210 का उन्होंने आश्वासन दिया और हमारा उनसे फॉलोअप है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना पॉसिबल है वो संख्या में वो टावर्स लगाएं और लोगों के कम्युनिकेशन के साथ साथ प्रशासन की भी कम्युनिकेशन व्यवस्था उस समय फेल नहीं होगी, इसको वो इंश्योर करें। पर इसके अतिरिक्त प्रशासन की कम्युनिकेशन व्यवस्था फेल न हो, इसके लिए हमने अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन सिस्टम का भी प्रावधान हमारे नियोजन में किया है। उसमें हमने 2 प्रावधान किए हैं। एक तो VHF या जो रेडियो जो पुलिस या वायरलेस सिस्टम यूज़ करती है वो कर रहे हैं, और हमने दूसरा एक नया एकदम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके IP फोन्स का हम यूज़ करेंगे इस पर। वो आपके जो पुलिस कम्युनिकेशन, हमारा जो स्टाफ रहेगा, जो भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स होंगे वहाँ हम IP फोन्स देंगे और वहाँ से कम्युनिकेशन के लिए। टोटल सर 1 महीने का ये मेला है यहाँ पर कि 3 महीने का रहेगा? जो तीनों स्नान के बीच का समय है वो लगभग 1 महीने का है। टोटल 1 मंथ, मतलब 15। वैसे कुंभ मेला का कालावधि 1 साल का है पूरा। जो मेन रहेगा, जो 3 स्नान के बीच का समय है वो 1 महीने का। 1 महीने का जो 29 अगस्त से 25। उसमें टोटल कितना फुटफॉल होगा लोगों का? कितने? लगभग 4 से 5 करोड़ इतने लोग आएंगे। ये महाराष्ट्र से ज़्यादा आएंगे कि आउटर स्टेट से? कितना? सभी जगह से आएंगे। महाराष्ट्र से तो आते ही हैं लोग, लेकिन इसके अलावा उत्तर भारत से आने वाले लोगों की संख्या उसमें ज़्यादा रहती है। राजस्थान, गुजरात, MP, UP, बिहार, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा इससे ज़्यादा आते हैं। पर हमने सभी जगह से लोग किस किस हिसाब से आएंगे, पिछले मेला का ट्रेंड भी हमने देखा है कि कितने लोग कैसे आए।
और इस मेला में उस ट्रेंड के हिसाब से हमने एक एनालिसिस किया है कि कितने लोग आ सकते हैं और कहाँ से आ सकते हैं। इलाहाबाद में सर हमने देखा कि चलिए उनका भी बिजनेस है, वो तो हमने इलाहाबाद में भी पॉइंट उठाया था वहाँ पर, जो होटलियर्स होते हैं, होटल वाले हैं या ढाबे वाले हैं, इनका क्या रहता है कि महाकुंभ के आसपास में इनके 1000% रेट्स बढ़ जाते हैं। तब तक कमरा अगर 1000 का होगा फिर वो 10,000 का देना स्टार्ट करते हैं। तो आपका कोई एसोसिएशन में कोई मीटिंग हुई इनके साथ में, भाई यार ये टैरिफ है, आप इसमें ही रहो और अपनी मनमानी से कुछ नहीं करना है? एक जो सभी होटल वालों से हमारी बैठक हुई है, इसके अलावा जो खाने पीने की छोटी बेसिक चीज़ों की जो रेट्स बढ़ जाते हैं उसके लिए हमने एक पर्यायी व्यवस्था ऐसा तैयार किया है कि जितने भी हमारे पार्किंग लॉट्स होंगे वहाँ हमने कुछ स्टॉल्स उपलब्ध कराए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और उसमें जो भी अत्यावश्यक वस्तुएं हैं जैसे पानी की बोतल है या खाने के समोसे हैं, बिस्किट है, चिप्स है, तो ये किसी भी हालत में MRP से ज़्यादा नहीं बेचे जाएंगे। गवर्नमेंट की तरफ से रहेंगे स्टॉल। हाँ। तो उनका उसमें पुलिस वेलफेयर वगैरह के पुलिस के डिपार्टमेंट से भी कुछ स्टॉल्स लगाए जाएंगे और ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो रहते हैं, बचत घर जो रहते हैं, उनको हम ये स्टॉल चलाने के लिए देने वाले। तो उस कियोस्क का कुछ ब्रांड रखा है, कुछ नाम रखा है? नहीं, ब्रांड नहीं होगा, नहीं कि ये महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये है, नहीं, ऐसा अभी तक तो नहीं किया है। लेकिन साथ ही साथ हमने जो लोग आते हैं वो अपने साथ खाने बनाने की सारी वस्तुएं लेके आते हैं, तो हमने इस बार उनके लिए कम्युनिटी किचन्स बड़े संख्या में उपलब्ध कराने का नया एक प्रावधान किया है। तो वो ऐसा रहेगा कि एक जैसे बर्नर्स को एक साथ लगा देंगे, लोग आएंगे वहाँ अपना खाना बनाएंगे, चाय बनाएंगे और खुद का बना के और वो लेके जा सकते हैं। तो गैस बर्नर और ये सारी व्यवस्थाएं प्रशासन उपलब्ध कराने वाला। अच्छा, ये कितने लगभग 280 ठीक जगहों पे हमने ये व्यवस्थाएं करने का। अच्छा 280 मतलब एक साथ लगभग 280 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ऐसे लगभग 1000 चूल्हे एक टाइम में चल रहे होंगे पूरे महाकुंभ में, ये चलते रहेंगे। तो सर पुलिस की कितनी डिप्लॉयमेंट होगी इसमें? पुलिस फोर्स का टोटल कितने कर्मचारी लगेंगे? पुलिस की जो व्यवस्था है वो अलग है, जो शाही स्नान के समय की व्यवस्था अलग है और नॉर्मल डेज की व्यवस्था अलग है। तो किसी भी शाही स्नान के समय लगभग 20,000 से ज़्यादा लोग पूरे कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लगेंगे। साथ ही साथ लगभग 700 CCTVs के द्वारा हम इस पूरा उसको कवरेज कर रहे हैं पूरे महाकुंभ को। पूरे महाकुंभ। और एवरेज में पुलिस कितना रहेगा? हर दिन कितने रहेंगे पूरे कुंभ मेले में? पूरे कुंभ मेले में लगभग तो भी 10 से 12 हज़ार का पुलिस तो ड्यूरिंग उसमें पूरा कुंभ में रहेगा, लेकिन जो शाही स्नान के समय वो अतिरिक्त जो पुलिस है वो 10-12 हज़ार। तो इनके पास सर पूरे मॉडर्न गाड़ियाँ और इक्विपमेंट सब रहेंगे? उनकी सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, उसका पूरा ऑक्शन हो गया है। मान लीजिए कोई टेररिस्ट थ्रेट हो या बॉम्ब ब्लास्ट का हो, उसका भी ध्यान में रखते हुए उनका पूरा दे विल बी वेल इक्विप्ड। जिला प्रशासन ने किसी भी आपत्ति का सामना करने की तैयारी अभी की है और उसके लिए कुंभ मेला को ध्यान में रखते हुए एक विशेष डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान तैयार किया है। साथ ही साथ पुलिस विभाग ने भी वैसा ही प्लान उसके लिए तैयार किया है और जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं उसके हिसाब से उस विभाग को उपलब्ध या मुहैया कराई जा रही है। सर अब पूरे भारतवर्ष से लोग आएंगे और तो मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों को ये कम्युनिकेट करना चाहता हूँ कि उनको यहाँ आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का कौन कौन सी सुविधा है? जैसे एयरपोर्ट्स कौन कौन से रहेंगे, रेलवे का कनेक्शन कहाँ तक रहेगा, किस तरीके से वो कुंभ मेले में आए, पहले आपसे ये जानना चाहेंगे। यहाँ नासिक में आने के लिए तीनों तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ नासिक में खुद का एयरपोर्ट है जहाँ तो जो शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। साथ ही यहाँ जो पास के एयरपोर्ट्स हैं इसमें पूना का एयरपोर्ट लगभग 200 किलोमीटर है, बॉम्बे का एयरपोर्ट लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पे है और साथ ही साथ सूरत का एयरपोर्ट भी लगभग 200 किलोमीटर और औरंगाबाद का एयरपोर्ट 200 किलोमीटर की दूरी। 4 एयरपोर्ट। तो ऐसे लगभग 200 किलोमीटर की रेंज में 4 एयरपोर्ट हैं और खुद नासिक जिले का जो एयरपोर्ट है वो लगभग शहर से 20 किलोमीटर। लेकिन वो सर अभी ऑपरेशनल नहीं है। वो अभी मेरे ख्याल से आगे आने वाले कुछ समय में या 15-20 दिनों में या महीने भर में ऑपरेशनल हो जाएगा। सारे फ्लाइट्स आ जाएंगी, सारे जितने भी फ्लाइट शेड्यूल होंगे वो आएंगे और कुछ अनशेड्यूल्ड फ्लाइट्स भी हम वहाँ लैंड कर सकते हैं। चार्टर्ड जिनको अपने प्लेन से आना है वहीं से उतरेंगे, वो वहाँ आ सकते हैं। एक तो एयर का हो गया सर, दूसरा ट्रेन। दूसरा हमारे यहाँ नासिक करके हमारा बड़ा रेलवे स्टेशन है और नासिक के अलावा बॉम्बे जाने वाली साउथ से आने वाली सारी ट्रेनें नासिक। इसके अलावा पास के जो स्टेशन में अगर हम देखें तो मनमाड़, थाना, पूना, ये सारे रेलवे स्टेशन इसके लिए यूज़ किए जा सकते हैं। और मैंने जैसे बताया रोड से आने वालों में 6 मुख्य रास्ते हैं जो कि नासिक शहर को आते हैं। उसमें बॉम्बे से आने वाला, पूना, औरंगाबाद, सूरत और ये पेट जवाहर से आने वाला, ऐसे 6 रास्ते। सभी लोग आ सकते हैं, सभी लोग। तो सर अब जो दर्शक है वो महाकुंभ में अपने साथ में बच्चे भी लेके आते हैं, महिलाएं भी लेके आती है क्योंकि आस्था है, वो बुजुर्ग भी आते हैं। तो दर्शकों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए
आपकी तरफ से एक मैसेज चला जाए कि उनको यहाँ मेले में व्हाट दे शुड डू एंड व्हाट दे शुड नॉट डू। आने वाले सभी दर्शकों को पहले तो मैं जिला प्रशासन की तरफ से उन सभी का स्वागत करता हूं और उनको विनती करता हूं कि उन्होंने इस पवित्र धरती पे आकर इस पवित्र मेले का आनंद लेना चाहिए। आते समय मैं उनसे विनती करूंगा कि उन्होंने कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। आने के बाद इस शहर जिसको आप पवित्र मानते हैं, इस नदी जिसको आप पवित्र मानते हैं, उसमें आप गंदगी ना करें, इतना आप ध्यान रखें। साथ ही आप आते समय अपना आइडेंटिटी कार्ड और अपने बच्चों के साथ अपने मोबाइल नंबर्स या उनके पैक में या अपने साथ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ उसका एक आइडेंटिटी कार्ड और उनका एक मोबाइल नंबर हो। किसी भी विकट परिस्थिति में या विपरीत परिस्थिति में वो आपको सही जगह तक पहुंचाने, सही व्यक्ति तक पहुंचाने में हमें मदद करेगा। हमारे मदद केंद्र जगह जगह पर आपको देखने को मिलेंगे। हमारा टोल फ्री नंबर है, हमारे मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, हमारी वेबसाइट्स हैं। आप इन सभी को विजिट करके, इन सभी का उपयोग करके आने से पहले ही अपना योग्य नियोजन कर सकते हैं, जिससे यहाँ आते समय आपको कम से कम परेशानी उठानी पड़े और इस मेले का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। बच्चों को सर किस एज तक लाना चाहिए और किस एज तक नहीं लाना चाहिए? ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस प्रशासन की तरफ से हम नहीं लगाने वाले हैं। ये लोगों की श्रद्धा और उनकी व्यवस्था के ऊपर है कि वो किस एज के बच्चों को। हमारी वेबसाइट पे सभी इंफॉर्मेशन, सभी रूट मैप से लेके कौन सी सुविधा कहाँ, मंदिर कहाँ, दर्शन कहाँ, घाट कहाँ, ये सारी जानकारी उपलब्ध है। साथ ही साथ जो मोबाइल एप्लीकेशन है उस पर भी पूरी जानकारी उपलब्ध है। तो मुझे लगता है कि लोगों को जो भी थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं उनके लिए पर्याप्त जानकारी उपलब्ध है। आने के बाद सभी पार्किंग में और जो हेल्प सेंटर्स हम लगाने वाले हैं, साथ ही साथ बड़े हम 60 डिजिटल वॉल्स या वीडियो वॉल्स लगाने वाले हैं। उन डिजिटल वॉल्स और वीडियो वॉल्स पे सभी जाने वाले रास्तों के मार्ग के रूट्स, मैप्स और सभी जानकारी उपलब्ध रहेगी। साथ ही साथ जो यहाँ के मुख्य मंदिर हैं उनके लाइव दर्शंस भी उपलब्ध रहेंगे। पूरा सब चलता रहेगा उसमें पूरा 24/7 सर। और खाने पीने का जो लोगों का रहेगा वो प्रशासन, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से कुछ फ्री लंगर है क्या कहीं पर? नहीं, मैंने आपको तो अखाड़े तो खुद लगाते हैं, संत महात्मा तो उनका तो रहता ही है, वो तो हर जगह फ्री करते हैं, सब होता है। ऐसे बहुत सारी संस्थाओं ने हमें भी अप्रोच किया और बहुत सारे अखाड़े और धार्मिक संस्थाओं की तरफ से भी फूड के लिए लोगों के खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। पर प्रशासन की तरफ से हमने जो कम्युनिटी किचन्स का आपको जो कंसेप्ट बताया है कि लोगों के लिए सामुदायिक रसोइयाँ तैयार की जाएंगी जहाँ पे वो आके अपना खाना बना सकते हैं और खा सकते हैं। और साथ ही साथ हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनको जो अत्यावश्यक वस्तुएँ हैं वो उचित दामों पर मिले। और बारिश का ये जो टाइम रहेगा उसमें जो अखाड़ों के टेंट रहेंगे वो उसमें वाटर प्रूफिंग हो या आपके हॉस्पिटल जो मोबाइल मेडिकल सेंटर्स रहेंगे सब वो जी सभी रहेंगे? बारिश के मौसम और मौसम की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसी पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी कि बारिश का सुविधाओं पर कोई विपरीत असर ना हो। तो आपने पूरा महाकुंभ में किस तरीके की तैयारी होगी? आने वाला बस 1-1.5 महीना टोटल बचा है और इसमें आपकी क्या पूरी तैयारी उन्होंने की यहाँ पर? तो सर ने आपको पूरा डिटेल बता दिया किस तरीके से आपको यहाँ आ सकते हैं, किस तरीके की सुविधा रहेगी, मेडिकल फैसिलिटीज़ रहेंगी, किस तरीके का ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था रहेगी। ये सभी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने पूरा सब कुछ एक व्यवस्थित तरीके से कुंभ मेले के लिए पूरा इन्होंने प्लान बनाया हुआ है। हम अपने चैनल की तरफ से और हम सभी दर्शकों की तरफ से कुशवाहा जी को बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं कि सर आपका मेला कामयाब हो। धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं सभी लोगों तक पहुंच सकूंगा, तो सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप अवश्य इस मेले में पधारिए, इसका पवित्र स्नान का आनंद लीजिए। पर आते समय एक ही विनती है कि आप सभी लोग इस स्थान की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखेंगे। बाकी व्यवस्थाएँ हमने सारी की हैं, पर्याप्त संख्या में टॉयलेट्स बनाए हैं तो उसका यूज़ करें और बाहर गंदगी ना करें। प्लास्टिक और इसका उपयोग जितना संभव हो वो सभी टालने की कोशिश करें और मेले का जो गौरव है वो सभी बढ़ाने में आप सभी हमें मदद करें। ये मेला आपका है, आप ही इसको सफल बनाएंगे। तो डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के इस कार्यक्रम में हमने जाना आने वाले महाकुंभ के बारे में, महाकुंभ की व्यवस्था कैसे रहेगी नासिक में, त्र्यंबकेश्वर में, और यहाँ के जो हमारे कलेक्टर साहब हैं जिनके अंडर में ये पूरा मेला व्यवस्थित होगा, उन्होंने आपको पूरी जानकारी दी। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताया, मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में बताया, यहाँ पर किस तरीके से पूरा व्यवस्था होगी उन दिनों में। जो इनका वेबसाइट है वहाँ से भी पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा इन्होंने इन्फॉर्मेशन के बहुत सारे सेंटर्स रहेंगे महाकुंभ के दौरान में,
और जैसे सर ने कहा कि ये पूरा शहर स्वच्छ रहे और निर्मल रहे, इसलिए आप लोगों को इसका काफ़ी ख्याल रखना पड़ेगा। हम अपनी चैनल की तरफ से कलेक्टर साहब को, कुशवाहा जी को और उनकी पूरी टीम को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहेंगे कि इनका मेला कामयाब हो और हमारी तरफ से इनको पूरा सहयोग मिल जाएगा। इससे पहले मैं प्रोग्राम खत्म करूं, मैं आपका सर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।